नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। S7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर शिव कुमार मौजूद हैं, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम संवाद में। जी प्रशांत जी। सर, मेरा सबसे पहला सवाल, देश में एक अदृश्य वायरस के बीच में हम लोग जी रहे हैं, कोरोना वायरस, और उससे लड़ाई भी लड़ रहे हैं। एक तरह से हम लोग तैयार भी हो गए हैं लड़ाई लड़ने के लिए, और भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार अपील भी कर रहे हैं। और आप डॉक्टर्स हैं आप, और आपने, मैंने देखा कि उस कोरोना काल में बहुत सेवाएं की हैं। कैसा लगता था उस समय का अनुभव मुझे बताइए, और फिर हम लोग आगे बातचीत करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो S7 के लिए, पूरी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्टिंग में जब चाइना से स्टार्ट हुआ कोरोना वायरस, और यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम तो लगा ही जी, लेकिन जब यहाँ लोग, इन्फेक्शन वाले लोग यहाँ पर आना शुरू किए, तो एक पूरे विश्व का रिकॉर्ड देखते हुए भारत में एकदम भयावह जैसी एक स्थितियाँ पैदा हो गई। तो इस कोरोना को डर के लेके शहर के लोग तो बहुत एक्टिवली भी इसको जो है मानते भी हैं, लेकिन गांव देहात में इसका कोई फर्क माहौल आज भी नहीं है। किसी भी तरीके के, किसी के अंदर कोई डर नहीं, कोई किसी तरीके की जो सावधानी बरतनी वो भी नहीं। उस समय की स्थितियां जो थी, वो स्टार्टिंग में जो आती थी, एक डर सबके अंदर बना हुआ था जी, कि वायरस इतना छोटा कि आंखों से भी नहीं दिखाई पड़ता। तो उसमें जो भी सावधानियां बरती गई सबके लिए बताया गया। जो पेशेंट आते थे उसके लिए हम लोग बिल्कुल तत्पर, हम क्या, पूरे विश्व का जितना डॉक्टर समुदाय है वो सभी तत्पर हैं कि अपनी जान और अपने परिवार की ना परवाह करते हुए मरीजों को इलाज करना, उनकी देखभाल करना, जितना उनसे हो सकता था वो पूरा अपना योगदान देते आए और अभी तक दे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि गांव के लोग जो हैं वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को, जबकि शहर में तब भी कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं। चलिए ठीक है, मास्क लगाए हुए हैं, सरकार लगातार कह रही है कि इसका कोई इलाज नहीं, मास्क लगाना सबसे आवश्यक है। तो क्या कहेंगे उन गाँव के लोगों के लिए कि समस्या अगर खड़ी होती तो डॉक्टर ही खड़ा होता ना उनके साथ में, तो क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, उनके लिए क्या है कि प्रशांत जी, गांव के जो लोग होते हैं, जैसे किसान हैं और गांव के जो भी लोग हैं, तो वहाँ एक डेली की दिनचर्या अलग होती है जी। शारीरिक परिश्रम के कारण। उनकी इम्यूनिटी और शहर के लोगों की इम्यूनिटी में बहुत बड़ा अंतर है। जी जी जी। तो जो उनके अंदर इतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग भी है कि इम्यूनिटी होने के कारण जब शारीरिक रोग से लड़ने की क्षमता होती है, तो उनमें इतना ज़्यादा प्रभाव कोरोना में क्या है कि एक सिम्टोमेटिक, एक एसिम्टोमेटिक, यानी किसी में पॉजिटिव है लेकिन लक्षण नहीं है। तो जो इम्यूनिटी जिनकी अच्छी है उनको लक्षण नहीं आ रहे हैं, उनको कोई समस्या हो भी नहीं रही। तो वो हम कह सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी, हमारा दिनचर्या जो होता है, शहर के लोगों को और गांव के लोगों में अंतर होता है। वो लोग शारीरिक रूप से बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमसे ज़्यादा उनकी मजबूती भी होती है और उनकी इम्यूनिटी हमसे ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस कारण वो लोग क्या है कि इतना रिजल्ट गांव में देखने को मिल नहीं रहा है, इससे लोग प्रभावित नहीं, इतने ज़्यादा लक्षण वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। और वहाँ आपस में खेत में काम करने वाला तो एक दूसरे से दूरी भी बनी हुई है, घर भी दूर दूर है जी। शहरों में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा घनिष्ठ होती है, मार्केट में आना जाना तो एकदम भीड़ भाड़ होती है। तो ये जो चांसेस सबसे ज़्यादा फैलने की बीमारी हुई वो शहरों में ज़्यादा है। गांव में कम्युनिकेशन बहुत गैप है, वो आपस में मिलना जुलना बहुत दूर की बात होती है। तो अपने घर में है वो अलग है, मोहल्ले में दूसरे के दरवाजे कोई काम नहीं, खड़ा होना नहीं। तो इसलिए उन लोगों में चीज़ें दिखने को भी नहीं, और इसको एकदम बिल्कुल मजाक के रूप में लिए हुए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना इसका कोई सावधानी वो बरत रहे हैं। एक मास्क लगा हुआ है, एक हफ्ते से वही मास्क लगा रहे हैं, गंदा संदा मास्क लगा रहे हैं। उनको समझाने पर भी वो उसमें अवेयर हैं। तो मेरे ख्याल से अवेयर होने की आवश्यकता है उनको भी डॉक्टर साहब। हाँ, देखिए, मास्क से बहुत ज़्यादा क्या है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो मास्क हमें कुछ चीज़ों को, वायरस को, मतलब कुछ पूरा तो नहीं कह सकते, क्योंकि आप कितने भी लेयर का मास्क लगा लीजिए जी, वायरस तो जाना है। अच्छा। हाँ, वायरस से कुछ चीज़ की बचाव हो सकती है कि हाँ, अगर दूरी बनी हुई है और मास्क लगाएं तो प्रभाव उसका कम हो सकता है। लेकिन वो इतना छोटा माइक्रोन वायरस है जो कि कितना भी, कोई भी मास्क लगा लीजिए, जाना ही जाना है। जब आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, कितनी भी लेयर होगी वो जाना है, लेकिन उसका प्रभाव कम हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप नाक कान गले के वरिष्ठ सर्जन के तौर पे हैं और जिला अस्पताल में आप लगातार सेवाएं कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा सिम्टम्स जो है वो गले नाक से संबंधित होते हैं कि कोरोना के ये है? जी जी, इस बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूवर्स को आप। एक्चुअली क्या है कि आजकल जैसे हवा में पोल्यूशन है, धूल है, डस्ट है, जी,
तो आपको किसी भी कोई भी बाहर जिसकी लाइफ स्टाइल एकदम बाहर आना जाने वाली है या घर के काम बाहर के काम कुछ ना कुछ काम है, तो पोल्यूशन होने के कारण हमारा दिन भर में काम ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। तो जो हवा में मिली हुई धूल डस्ट है उसको हम इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो वो धूल के साथ सीधे फेफड़े तक जाते हैं और हमारे जो फेफड़े काम करते हैं वो दिन भर में यूँ कह लीजिए जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसके साथ 1.5 लीटर अमाउंट का लगभग पानी दिन भर में निकलता है। तो नाक में मांस होते हैं, हड्डियाँ होती हैं। जब वो धूल को हम सांस लेते हैं तो जो सिक्रीशन है, जो पानी है जिसको नाक नकटी के रूप में कहा जाता है, उस पानी में मिश्रण होता है। मिश्रण होने के बाद टर्मिनेट नाक के मांस फूलते हैं। जिधर मांस बढ़ेगा उस साइड की हड्डी को टेढ़ा करेगा। ऊपर की हड्डी मजबूत होती है, नीचे की हड्डी बहुत मुलायम होती है। तो फिर वो एक तो साइनोसाइटिस के पेशेंट हो गए। उसकी वजह से किसी को स्टॉचियन ट्यूब, कान की ट्यूब होती, कान के पर्दे के पीछे भारीपन का होना, दर्द का होना, सर में भारीपन का होना, दर्द का होना जी। और उसी की वजह से पोस्ट नेजल ड्रिप भी होता है। कुछ पार्ट गले में नेजल सिक्रेशन गले में जाते हैं जिसकी वजह से जो बॉडी का पानी निकलता सोडियम क्लोराइड होता है। तो नमक होता है जिसमें नमक की मात्रा होती है। जैसे पसीने में नमकीन होता है वैसे फेफड़े का जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं सांस लेने के बाद, तो फेफड़े जितनी नमी उनको जरूरत उतनी रखते हैं, बाकी वो सब छोड़ते हैं जी। ज़्यादा जब वो ज़्यादा नमी रह जाती तो जैसे निमोनिया जैसे सांस लेने में कठिनाइयाँ परेशानियाँ वाली बातें होती, वो एक बीमारी का रूप होता है। तो गले में खराश का होना जिसकी वजह से कोरिलेट हो जाता है। अब अभी कोरोना काल चल रहा है तो जिसको पोस्ट नेजल ड्रिप है, साइनोसाइटिस का भी पेशेंट है, उसको भी गले में खराश बनेगा, उसको सर में दर्द भी बनेगा। ज़्यादा ठंडा कोल्ड होने के कारण उसको बुखार भी आ जाता है। तो पहली बात तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है जी, क्योंकि ये इसके बहुत चीज़ें नज़दीक है। बुखार का आना, गले में टॉन्सिल भी हो सकता है, गले में खराश का होना सर्दी जुकाम के कारण भी हो सकता है। पोस्ट नेजल ड्रिप है, नाक का पिछले हिस्से में बराबर पानी के जाने के कारण भी हो सकता है। तो पहले तो चिकित्सक को दिखाएं, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद जैसे मान लीजिए वायरस है जी, तो वायरस चाहे माउथ द्वारा, मुंह द्वारा जाए, चाहे नाक के छिद्रों द्वारा जाए जी। जब जाएगा तो नाक की जो नली होती है, खाने के रास्ता होता है, एक सांस का नली होता है, तो सांस की नली में होते हुए जब जो जाएगा तो लंग्स तक जाएगा। तो अगर लंग्स में जब वायरस आप पहुंचेगा तो स्वेलिंग, सूजन आ सकती है, फाइब्रोसिस हो सकती है। तो जो सांस लेने के छिद्र होते हैं वो ब्लॉक होने लगते हैं, छोटे से कुड़ने लगते हैं। तो पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी, जब पानी की मात्रा बढ़ेगी तो सांस तो फूलना कॉमन सी बात है। बाकी कोरोना और किसी भी ऑर्गन में 1 पैसे का कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो इससे लोग परेशान हैं कि मतलब अगर उसमें सिम्टम है तो वो सीधे आईसीयू तक पहुंच रहे हैं, लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रहा तो उसके वजह से लोग ठीक भी हो रहे हैं। कुछ अपनी एंटीबॉडी भी उनके शरीर में बन जाती है जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी हैं और इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना से के अलावा भी कुछ लोग हाइपरटेंशन के मरीज हैं जी, कुछ लोग शुगर के भी मरीज हैं। तो बहुत लोग अपनी बीमारियों से भी डेथ हो रही, लेकिन अगर उनमें पॉजिटिव जांच कराने के बाद सिम्टम मिल रहे हैं तो लोग उनको भी डाटा बना दे रहे हैं कि मतलब ये कोरोना से इनकी मृत्यु हुई है। तो इतना डरने की जरूरत नहीं जी। अगर गले में खराश होती है तो उसको कोरोना ही ना मान लें। उसमें फेरेंजाइटिस, खाने के नली में तो पीछे पोस्टिव फेरेंजियल वाल में छाले पड़ सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग फेरेंजाइटिस भी बोलते हैं जी। तो अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट है तो दही, लस्सी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें, थोड़ा सा बचें, गुनगुना पानी पिएं, तो इससे काफ़ी राहत भी रहेगी। और 2-3 दिन वेट एंड वॉच, दवा खा के देखें, कंसल्टेंट को दिखा के देखें। और उसके बाद अगर ज़्यादा सिम्टम आगे बढ़ते हैं, सांस फूलने जैसी बीमारी होती है जी, तो फिर उसमें एक्सरे कराया जा सकता है, सीटी स्कैन लंग्स का कराया जा सकता है। और अगर पॉजिटिव के सिम्टम आते हैं तो फिर एहतियात बरता जाता है, इलाज कराया जाए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि इस कोरोना बीमारी ने जाहिर सी बात है बहुत लोगों को परेशान किया, बहुत सारी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ा। आप एक चिकित्सक के तौर पर आपको क्या क्या फेस करना पड़ा, क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने थे जब ये इस तरह की अदृश्य वायरस की बात आती है और आप उसके बीच में डटे हुए थे, खड़े हुए थे? मैं देख रहा था लगातार आप लोगों की ड्यूटी लग रही थी, क्या कहेंगे? देखिए, आप परिवार के साथ रहना है। हमारे तो छोटे 2 बेटियां हैं और हस्बैंड, पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं, तो दोनों को काम करना, अपनी अपनी ड्यूटी को निष्पादित करना, काम करना, पूरा ध्यान देना। ठीक बात। तो उसके साथ थोड़ा से जो सावधानियां थी वो सभी जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने बताया है, सबको पता है उसके लिए कि हम सावधानी पूर्वक ग्लव्स है, मास्क है, सैनिटाइजर है, बराबर यूज़ करना है, दूरी बना के रखना है। जो सीमित संसाधन जो सरकारी
संसाधन था, उस संसाधन में काम करना है और परिवार से तब उचित दूरी बना के रहना भी होता था। और संक्रमित पेशेंट है तो पता नहीं चलता कि जिला अस्पताल ऐसी जगह कि वहाँ के संक्रमित ही लोग आते हैं। तो पहले तो जांच की व्यवस्था थी, अभी जांच भी सब बंद हो गई है, तो अभी कौन आ रहा है, किसको सिम्टम है। तो अब हमें तो लगता है कि धीरे धीरे हम लोगों की भी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई है और एंटीबॉडी खुद में भी बन गई है। तो डर तो लगता था, लेकिन उन लोगों का दर्द और उन लोगों की बीमारी, उन लोगों का जो दिक्कत थी, उस उनके दर्द के आगे अपना दर्द कम लगता था। बहुत बढ़िया जी। तो परिवार को देखते हुए ये था कि हम हमारा अपना एक डेडिकेशन होता है। एक नॉर्मल इंसान को ये कह दिया जाए कि पैसा दे के आपको किसी का जो है टॉयलेट साफ करना है, बाथरूम साफ करना है, या उसको गंदगी देख के साफ करना है, तो वो नहीं कर सकता। ठीक बात है। डॉक्टरी जो पद्धति है वो सीधी से है, एक सेवा भाव का ही जिसके अंतरात्मा में होता है कि मैं इसकी सेवा करूंगा और मैं पढ़ाई करके डॉक्टर बनूंगा जी। तो आप देखे होंगे कि ऑपरेशन हो रहे हैं, लोग पेशाब कर देते हैं, लेटिन कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर बराबर उनको संपूर्णतः पूरी तरीके से संतुष्ट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, लेकिन उसको उनको ये नहीं लगता कि बदबू कर रहा है या वो कुछ कर रहा है। तो एक डेडिकेशन हर डॉक्टर के अंदर होता है, एक सेवा भाव होता है, वो पूरी श्रद्धा और ईमानदारी के साथ अपना पूरा कार्य करता है और निष्पादित करता है कि मरीज की सेवा एक हृदय से होती है और वो इनबिल्ट होती है जो डॉक्टर हैं, वो चाहे BMS हो, चाहे होम्योपैथ हो या MBBS हो या MS हो, मतलब जो भी इस लाइन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो एक सेवा भाव उसके हृदय में कहीं न कहीं एक जगह होती है कि इसको पूर्णतया सेवा करनी और इसका अच्छे से काम करना है। डॉक्टर साहब, आपने देखिए बहुत बढ़िया बात कही कि डॉक्टर्स जो है सेवा भाव से काम करते हैं। मन में लेकिन कभी ये टीस होती कि बहुत लोग कहते डॉक्टर ने उस पेशेंट का ऐसे इलाज कर दिया और ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया। मैं जहाँ तक मानता हूँ कोई भी डॉक्टर मतलब ये नहीं चाहता होगा कि नहीं हमारे पेशेंट के साथ में कुछ गलत हो जी। तो कभी ऐसी टीस होती कैसे, क्योंकि डॉक्टर्स को ऐसा बहुत सामना करना पड़ता है जब बहुत सारे लोग आक्रामक हो जाते हैं, बोलते हैं ऐसे करके, तो कभी क्या लगता है उस समय, क्या अनुभव होता है? देखिए, मतलब ये एक तो अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है जी, लोगों को जानकारी नहीं जी। प्रशांत जी, आप सपोज करिए कि कोई ड्रिंक किया हुआ है, रास्ते में ट्रैफिक है, रास्ते में जा रहा है, ड्रिंक के नशे में गाड़ी चला रहा है, ट्रक ट्रैक्टर से टक्कर खा गया, सर में चोट आ गई, हेमेटोमा हुआ, ब्लड जम गया, वो अस्पताल के इमरजेंसी पहुंचता है जी। तो जो उसको एक ट्रीटमेंट का जो इमरजेंसी जो ट्रीटमेंट होता है कि मतलब अगर सर में चोट लगी है तो उसको सारे इंजेक्शन देने, दर्द का भी रिलीफ करना है और ब्लड भी ना बहे उसके भी दवाई देनी है। लेकिन अगर बहुत सीवियर चोट है, बहुत ज़्यादा हेड इंजरी हुई है, तो पेशेंट की डेथ तो निश्चित है, लेकिन उतनी समय डॉक्टर ने अगर हाथ लगा दिया या उसका इलाज करने की पूरी कोशिश की, इंजेक्शन लगाया और मान लीजिए वो एकदम हाइपोक्सिस है, बिल्कुल सांस नहीं आ रही, कोमा में जा चुका है, होश में नहीं है, तो पेशेंट की डेथ तो एक निश्चित हो गई। ड्रिंक किया उसने बाहर लड़ा कहाँ पर, ट्रक वाले से। इंजेक्शन किसने दिया, डॉक्टर ने। तो पब्लिक क्या कहे कि डॉक्टर ने मार दिया। तो देखिए, चोट लगी उसको अपनी एक्सीडेंट से, डॉक्टर क्यों मार देगा? डॉक्टर मारने के लिए तो नहीं पढ़ाई करता, वो एक सेवा भाव के लिए पढ़ा हुआ और अपना पूरा वो काम कर रहा। तो कोई भी डॉक्टर, इमरजेंसी में लिया गया कोई भी कदम उसकी जीवन रक्षक के लिए होता है, ठीक है। वो मृत्यु के लिए, उसको मारने के लिए कोई डॉक्टर नहीं बैठता। जितना उसको नॉलेज होता है वो पूरा अपना नॉलेज, अपना ओरिएंटेशन, अपना दिमाग एकाग्र करके उस पेशेंट को ठीक करने में लगा देता है। लेकिन ये लोगों के अवेयरनेस नहीं है, उनको जो ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं वो करना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर साहब, हम लोग संवाद में खुलकर बातचीत करते हैं और आप जिले के एक छोटे से गांव से आपका ताल्लुक है, जहां जो आपकी जन्मभूमि है, वहां से आप आते हैं और आपने जाहिर सी बात है कि बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया। तो आप कुछ अपनी कहानी हमसे शेयर करें कि आज आप कहाँ पर हैं और आपने जब से शुरुआत की तब से कहाँ पे देखते हैं डॉक्टर शिव कुमार अपने आप? हमारा गांव रायबरेली से जो गांव की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है, अमावा रोड पे जी। तो इस रोड अभी भी, आज भी उसकी हालत खराब है, पहले तो और कभी खराब हुआ करती थी। अच्छा। तो एक शुरू से ही ये था कि एक पढ़ाई का गांव का बहुत ज़्यादा तो माहौल नहीं था जी। लेकिन ये भी एक, ये कह दीजिए कि पैदाइशी ही एक होता ना कि कुछ अच्छा करना है। तो गांव में लोग बहुत बीमार होते थे, बहुत परेशान होते थे, साधन नहीं होते थे, इलाज नहीं हो पाता था। और इवन कि हमारे दादाजी भी थे तो काफ़ी एजेड थे, तो उनको प्रोस्टेट हुआ था, UTI हुआ था, उसी से उनकी डेथ भी हो गई। अच्छा, प्रॉपर उनका ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं हो पाई, इलाज पूरा संपूर्णतः उनको नहीं मिल पाया। तो एक इंस्पायरेशन उन्हीं के थ्रू हुआ कि भाई आगे पढ़ाई करके डॉक्टरी करनी है और मेडिकल में जाने के बाद लोगों की सेवा करनी। फिर मेडिकल
तैयारी आगे जैसे रही हो तो बड़ा स्ट्रगल लाइफ रहा। कोचिंग हुआ, तैयारी हुआ, पढ़ाई लिखाई हुआ। गांव से शहर तक का आने का सफ़र बहुत ही कष्टदायक था। घर में कोई जॉब सर्विस गवर्नमेंट नौकरी नहीं थी, प्रॉपर खेती थी, खेती का काम भी हम लोग बराबर करवाते थे। तो हम एक किसान के सच्चे लड़के हैं और उसमें हमारी बेसिक कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है और एक सेवा भाव का हम लोग सोचते हैं कि बस इसको जितना अच्छा कर सकते करें। फिर बीएचयू में हमारी ऑल इंडिया सेकेंड रैंक थी। वहाँ पर बहुत सारी ब्रांचें होती हैं, तो ईएनटी कोई चॉइस में ब्रांच नहीं होती है। जी। लेकिन वहाँ कुछ बीएचयू की अपनी पॉलिटिक्स कारण हमने ईएनटी ऑप्ट की उठाया और हमारे सर बहुत अच्छे मिल गए। वहाँ बहुत इंडिया लेवल के सर्जन है, बहुत अच्छी सर्जरी करते थे जी। तो हमने एक गुरु शिष्य वाला एक वो भी बहुत मेंटेन किया। वो जैसा वो बताते गए उस हिसाब से हम काम करते गए। उनकी सारी सर्जरी उन्होंने जितना सिखाया उससे ज़्यादा सीखने की हमने कोशिश किया। कोशिश करने के बाद में ये था कि हम किसी भी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मुझे मिल सकती थी। ये टैलेंट था जी। और ये मेरा काम था। लेकिन किसी मेडिकल कॉलेज में सोचता था कि मेरा गांव से हम निकल आए तो मेरा गांव तो वहीं रह गया, क्योंकि फिर गांव जैसे था वैसे रह गया। तो हमने प्लान करके सोचा कि अब हमें कहीं नौकरी नहीं करनी है, हम रायबरेली जिला अस्पताल की नौकरी करेंगे। क्या बात है, वाह। और एक सामाजिक जो दायरा है, जो लोगों में अवेयरनेस होगा जी, वो थोड़ा से इज्जत भी मिलेगी और लोगों को थोड़ा सा इलाज करने के लिए उनकी सहूलियत भी हम दे पाएंगे। जो ऑपरेशन बीएचयू मेडिकल कॉलेज में होते थे वो हमने जिला अस्पताल में संपादित करके उस लेवल के सर्जरी जो मेडिकल कॉलेज में होते थे वो हमने रायबरेली जिला चिकित्सालय में किया। और मेरे आने से पहले हमको लगता है कि रायबरेली जनपद में थायराइड जैसी बीमारी का ऑपरेशन संभवतः किसी ने नहीं किया। ठीक बात है। तो स्टार्ट यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी कैंसर की भी सर्जरी अभी हम बहुत अच्छी स्टार्ट करेंगे। तो वो एक काम करके एक मन में खुशी होती है। मेरे गांव का, मेरे साथ का जो पढ़ा बच्चा है मेरे साथ का, हम उसका इलाज करते हैं सम्मान तो वो गांव वाला ही मिलेगा, लेकिन एक मन में खुशी होती है कि इनका इलाज हम कर सकते हैं और इनका कर रहे हैं। संतुष्टि मिलती है, पूरी तरीके से संतुष्टि मिलती है। हाँ। और जीवन में सबसे बड़ा सुख संतुष्ट होना ही है। क्या बात तो है। मुझे रायबरेली की धरती में मैं पैदा हुआ तो रायबरेली की धरती मुझे जन्नत और स्वर्ग लगती है। इसके अलावा मुझे दुनिया का कोई कोना नहीं अच्छा लगता। क्या बात है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने अपने जो जिले के प्रेम के बारे में बताया, जिसको जानकर भी मैं बहुत, मुझे लगता है कि आप जैसे अगर व्यक्ति होंगे तो अपने ज़िले का भी कल्याण करेंगे, अपने आसपास के लोगों का भी कल्याण करेंगे। आपने S7 में आके बातचीत की, इतनी बढ़िया बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ईश्वर आपको बहुत आगे बढ़ाए और एक कामयाब डॉक्टर तो आप हैं ही, एक अच्छे इंसान भी हैं और भी लोगों का कल्याण करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर शिव कुमार जो हमारे साथ में सीधे हमारे स्टूडियो में जुड़े थे। हम आपको बताएं कि डॉक्टर शिव कुमार एक बेहतरीन सर्जन है और उन्होंने रायबरेली जिला अस्पताल में एक से एक बेहतरीन हॉस्पिटल में एक से एक बेहतरीन ऑपरेशन किए हैं और बहुत सारे मरीजों को मैंने खुद देखा है जो डॉक्टर शिव कुमार से संतुष्ट दिखाई पड़ते हैं। ऐसे डॉक्टरों को S7 न्यूज़ चैनल प्रणाम करता है, सलाम करता है कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी में डॉक्टर शिव कुमार ने, आप समझिए कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मरीजों के बीच में गए और उन्होंने अपनी पूरी शिद्दत से काम किया है। तो ऐसे डॉक्टर्स को S7 न्यूज़ चैनल की पूरी टीम सलाम करती है। और मैं आपको एक सूचना ये भी देता हूं कि अभी कोरोना वायरस की कोई दवा नहीं बनी है, तो आपको सावधान रहना है, आपको मास्क लगाना है, बाजारों में कम जाना है और उचित दूरी बनाकर रखना, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार और पूरा समाज सुरक्षित रहेगा। तो S7 न्यूज़ चैनल की आपसे अपील है कि मास्क लगाइए, बाजारों में कम जाइए और उचित दूरी जरूर बनाइए। और S7 न्यूज़ चैनल के सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप लाइक करिए, आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।